अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकाकार से करेंगे, यानी एक तरीका तो ये है जो क्वेश्चन गिवन इस डाटा की बेस पे, और एक डाटा जो सर ने हमें कंपनीज दी थी डिफरेंट, उन कंपनीज की जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमने असाइनमेंट्स प्रिपेयर की थी, उन असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, जिसमें करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। ठीक है, वो सारी इन डिटेल उन्होंने चीज़ें दी हुई है। सर ने कहा था कि आप 2010 और 2011 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए हम इनको तीन चीज़ों पे सॉल्व करेंगे: करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के बेस पे। ठीक है, फिर हम इसका एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, फिर हम यानी प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे समझेंगे, और फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ भी इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो करंट रेशो में सबसे पहले हमने 2010 का किया हुआ है। अब 2010 के लिए सबसे पहले करंट रेशो का फार्मूला लिखा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब 2010 के अकॉर्डिंग जो करंट टोटल करंट एसेट है वो कितना है, 2010 के अकॉर्डिंग ये रहा टोटल करंट एसेट, यानी 303,000। ठीक है, वो अमाउंट हमने ऊपर मेंशन की 303,000। उसके बाद टोटल करंट लाइबिलिटी कितनी है 2010 के अकॉर्डिंग, तो वो ये रही। ठीक है, ये अमाउंट, ये नीचे अमाउंट मेंशन है। ठीक है, ये वाली अमाउंट है। फिर उसके बाद ये हमने अमाउंट नीचे लिखी, लिखने के बाद हमने इसका आंसर निकाला, तो 2.25 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह 2011 के हिसाब से हम सेम ही काम करेंगे, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट लेंगे। इसी तरह हम इसके अमाउंट देख लेते 2011 के हिसाब से, तो टोटल एसेट ये है 305,200, और टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है 109,500 है। ठीक है, तो अब वही हमने क्या किया, ये दोनों अमाउंट ली, उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल करंट एसेट 2011 का। ठीक है, करंट रेशो 2011 की। इसी तरह वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ऊपर हमने करंट एसेट्स का भी पता है 2010 का, और करंट लाइबिलिटी का पता है 2010 का, तो सेम क्या करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट लेंगे, तो 2010 का हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, इसी तरह 2011 का भी वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऊपर से चीज़ें, यानी क्योंकि डाटा ऑलरेडी पुट है ना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला यही है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ऑलरेडी हमने ऊपर उसकी अमाउंट ली हुई है। आप यहाँ से लिखना चाहिए, यहाँ से लिख रहे हैं, नहीं तो आप डाटा से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज लिखी, इस तरह हमने वर्किंग कैपिटल का आंसर निकाला। फिर उसके बाद अगला जो है हमने वो फाइंड किया है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो में जो चीज़ें आती हैं वो क्या कहते हैं, आती है कैश, इस बैंक के मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और रिसीवेबल्स आती है। इसमें प्री पेमेंट्स भी नहीं आती है और ना ही इन्वेंट्री आती है। तो कोशिश क्या करेंगे कि हम इसमें से प्री पेमेंट्स और इन्वेंट्री को माइनस कर, ताकि जो जो हमारे पास जवाब बचे वो वही हो जो हमें चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या था कि जब हमने ये टोटल करंट एसेट्स की बात करें, तो इसमें देखिए इन्वेंट्री भी ऐड है और प्री पेमेंट्स भी ऐड है। ठीक है, लेकिन क्विक में ना प्री पेमेंट्स आते ना इन्वेंट्री, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट को टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैं माइनस कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ भी आ जाए। ठीक है, अमाउंट क्या है हमारे पास टोटल की, 305,200, माइनस करेंगे इसमें से हम, ना इन्वेंट्री ऐड करनी है ना प्री पेमेंट्स। ठीक है, तो ये टोटल बनती 125,000 बनती। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 180,200 आ गया 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन में देखें तो क्या यही है, ये देखिए 2011 के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही है, 180,200 यही आंसर है। ठीक है, इसी तरह 2010 के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 2010 के अकॉर्डिंग ये रही चीज़ें, हम इसमें से ये दो चीज़ें माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इन्वेंट्री क्या कहते हैं 124,000, और उसके बाद 2500, ये माइनस करेंगे। 300 में से जो अमाउंट बाकी बचेगी वो हमारी क्विक एसेट में ऐड हो जाएगी, यानी 176,500 बचती है बाकी। आप माइनस करके देखने इंशाल्लाह यही आएगा। फिर उसका करंट लाइबिलिटी हमने 2010 और 2011 की भी एज यूजल पिक करनी है। 2010 की करंट लाइबिलिटी ये 110,000, और 2011 की क्या 109,500, बिल्कुल ये सेम ही है। इन वैल्यूज़ को पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद आंसर निकाला, 1.6 आता है, 1.695 आता है। ठीक है, दोबारा इस चीज़ को समझ लें कि क्विक एसेट्स में ना प्री पेमेंट्स आती है ना इन्वेंट्री आती है। तो हम क्या करेंगे, कि हम इनमें से यानी हम जो चीज़ें ऐड होती हैं वो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और रिसीवेबल है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो हम माइनस करके आंसर लिखते हैं क्विक एसेट में।
तो क्विक एसेट का जो टोटल अमाउंट था वो था 303 ट्रिपल जीरो, तो उसमें से फिर हमने रिसीवेबल्स को और इन्वेंट्री को माइनस किया, तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमने क्विक एसेट में ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह दोनों का ही करने के बाद उसका आंसर निकालते हैं। फिर कैश रेशो में रिसीवेबल्स नहीं आता, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, हमने प्री पेमेंट्स भी माइनस करना है, इन्वेंट्री भी माइनस करना है और रिसीवेबल्स भी माइनस करना है। ठीक है, यानी क्या क्या, ये तीनों चीज़ें, ये देखें, ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल्स है, ये रिसीवेबल्स की अमाउंट है, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये तीनों अमाउंट माइनस होगी हमारे टोटल करंट एसेट्स में से। ठीक है, ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे 303 305 200 में से, तो जो बाकी आंसर आएगा वो हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको ये देखिए इधर हम ऐड करेंगे वो अमाउंट को, और करंट लाइबिलिटी हमारी सेम दोनों की रहेगी। करने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे। ये आंसर जब इन चारों का निकल जाएगा ना, क्विक का भी, वर्किंग कैपिटल का भी, उसके बाद लिक्विड का भी जिसको कैश रेशो भी बोलते हैं, और करंट का भी, इसका निकलने के बाद फिर हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ठीक है, एनालिटिकल टेबल में क्या होता है कि सबसे पहले तो नेम ऑफ द रेशियोज लिखते हैं, करंट है, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल है, क्विक है, जो भी जो जो हमने फाइंड किया उनकी इस तरह तरतीब लगानी है। पहले आप 2011 लिख लें या 2010 लिख लें, वो कोई मसला नहीं है, 2011 2010 लिखा, उनके आंसर्स यहाँ मेंशन किए। करने के बाद फिर रिजल्ट में फेवरेबल और अनफेवरेबल किस तरह होगा, देखिए अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो 2011 में जो हमारा करंट रेशियो वो 2.78 है, लेकिन 2010 में 2.75 है, यानी 2010 के मुकाबले में हमारी जो करंट रेशियो है वो बेहतर है 2011 में। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे लिए फेवरेबल है, तो इसके लिए हम साथ ऐड करेंगे फेवरेबल। ठीक है, यानी इसी तरह हमने रेशो देखने, अब 2010 की रेशो 2011 में बेहतर है, 2010 की रेशो से बेहतर है 2011 की रेशो, तो ये भी फेवरेबल। अगर ऐसा होता कि 2010 की रेशो ज़्यादा बेटर है 2011 से, तो फिर अनफेवरेबल बोलते कि हमारा पिछले साल जो कैश रेशो था वो ज़्यादा बेहतर था एज़ कम्पेयर टू करंट, यानी करंट ईयर के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रीवियस ईयर और हमारा करंट ईयर, अगर हमारे प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमारा करंट ईयर बेहतर है तो फेवरेबल है, अगर हमारा प्रीवियस ईयर के हिसाब से करंट ईयर बेटर नहीं है तो वो अनफेवरेबल है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो रेशो भी देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि 2010 में 0.44 था, लेकिन 2011 में 0.45 है, यानी हमारा 2011 में जो कैश रेशियो वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए फेवरेबल है। अब अगर हम 2010 में देखें वर्किंग कैपिटल तो 193,000 है, लेकिन अगर हम 2011 में देखें तो 195,700 है, यानी 2011 में हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ये फेवरेबल है। हमने जब फेवरेबल और अनफेवरेबल फेवरेबल देखना ना, वो देखना होता है हमने रिजल्ट्स की बेस पे, इन रिजल्ट्स की बेस पे कि कौन सा फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। लेकिन जो हमने रीज़न फॉर चेंज बताना होता है ना, वो बताना होता है कि ये जो फेवरेबल हमने कहा ये किस वजह से कहा है, ये हम देखते हैं सोल्यूशन की वजह से। यानी मैं आपको ये बताता हूँ, देखें अब आप अगर करंट रेशो को ही देख लें तो देखिए अब इसमें क्या है कि हमारा जो 2010 में जो करंट रेशियो वो 303,000 है, ठीक है, और 2011 में 305,000 है। यानी फेवरेबल हम किस वजह से इसको कहेंगे कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं एसेट है वो इंक्रीज हुआ है। 2010 में एसेट कम था तो 2011 में एसेट बढ़ा है। और यहाँ एक वजह और भी बनती है कि आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। यहाँ कितनी थी, क्या कहते 110,000 थी और यहाँ 109,500 है, ठीक है, तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई। आपने दोनों रीज़न बतानी है कि वजह क्या बनी चेंज करने की। इस तरह आपने ये रीज़न लिखनी है, ठीक है। ये इस तरह रीज़न बताइए कि आपने कहा कि मेरे एसेट इंक्रीज हुए थे इसलिए मैंने फेवरेबल कहा, और मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई थी इसलिए मैंने इसको फेवरेबल कहा। इसी तरह हर एक की रीज़न भी देखनी है, देख देख के ये बताना है कि ये फेवरेबल क्यों था, यानी रीज़न में ये बताना है कि फेवरेबल आपने क्यों कहा है। क्योंकि मैंने एक रीज़न बताया करंट रेशो को देखते हुए कि फेवरेबल मैंने इसने कहा कि 2010 में जो मेरे एसेट थे वो 303,000 थे, लेकिन 2011 में 305,000 हो गए, ठीक है, और लाइबिलिटी मेरी 110,000 थी, लेकिन जब क्या कहते 2011 की मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें लाइबिलिटी भी कम थी। ये दो वजह थी, मैंने इसको फेवरेबल कहा, ठीक है। अगर एक वजह है तो एक लिख दें, ठीक है, अगर दो वजूहत है तो दो लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बतानी है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ और कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। इसके लिए क्या करना है कि जो करंट है यानी 2011 का आंसर यानी 2.78, ठीक है, माइनस करेंगे बेस यानी 2010 का 2.75, डिवाइड करेंगे 2.75 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर नहीं बल्कि इसके टोटल एसेट्स पे ही हम करेंगे, सॉरी फॉर दैट,
यानी टोटल जो करंट एसेट्स है ना, सब के एसेट्स पे ही हम इन वैल्यू को कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है। 2010 में 305 क्या कहते हैं करंट में थी, 305 200 थी, और बेस में कितनी 303, डिवाइडेड बाय फिर बेस से किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो उसने बता दिया कि आपका जो एसेट है वो 72% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अब इसी तरह आपने बताना है, ये परसेंटेज भी साथ मेंशन करनी है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो सर ने हमें एक रिपोर्ट दी थी, कंपनीज दी थी उनकी बेस पे, ठीक है। अब वो किस तरह था कि उसमें भी सेम डाटा इसी तरह ही गिवन होगा, मैं आपको रिपोर्ट मेंशन करता हूँ, ठीक है। वो रिपोर्ट भी इसी तरह ही उसमें मेंशन होगा कि आप उसमें ये चीज़ देखें कि ये रही रिपोर्ट, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में भी चीज़ें देख रहे मेंशन है, करंट एसेट्स भी मेंशन है, करंट एसेट्स में ये चीज़ें सारी दी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये रही करंट लाइबिलिटीज़ भी सारी मेंशन है। तो इस तरह ही हमने इसका भी एनालिसिस करना है। सेम क्या है कि करंट एसेट है, करंट एसेट की हमने अमाउंट देखी, ठीक है। 2024 और 23 दोनों की ये रिपोर्ट है, 2023 की भी देख ली, 2024 की भी देख ली। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज़ यही करना है हमने। अगर फर्ज करें 2023 का हमने, यानी पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर, यानी करंट रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने करंट रेशो लिया, ठीक है। करंट एसेट लेने के बाद उसको हम डिवाइड किया करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी भी इधर गिवन है, ये देखिए करंट लाइबिलिटी भी गिवन है। करंट लाइबिलिटी की अमाउंट ली 2023 की, डिवाइड किया और उसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर हम क्विक में जाए तो क्विक में आपको पता है कि ना प्री पेमेंट्स ऐड होती है ना ही रिसीवेबल्स ऐड होती है। तो करंट भी ये देखिए स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारी इन्वेंट्री आ गई और ये हमारे प्री पेमेंट्स आ गए, ठीक है। ये हम इन टोटल में से ये जो 2023 की जितनी भी अमाउंट है उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो क्विक में ऐड कर देंगे। क्विक में ऐड करने के बाद जो हमारी लाइबिलिटी है वो तो सेम ही रहेगी। इसी तरह ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने परफॉर्म करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको करवा दूँ ताकि आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर हो। यानी प्रॉपर मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया कि ये किस तरह परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी क्विक हमने कर लिया। क्विक में क्या करेंगे कि हम इसमें से स्टॉक और प्री पेमेंट्स को माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा वो हम क्विक में ऊपर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और नीचे करंट एसेट हमारे उसी का उसी तरह। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का क्या था, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, ये करंट एसेट की अमाउंट है, ये करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट है, ये हम माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कैश की बात करें, कैश में रिसीवेबल्स नहीं आते, हम क्या करेंगे टोटल ये करंट एसेट्स की अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये वाली लिखने के बाद इसमें से स्टॉक की अमाउंट माइनस करेंगे, इसमें से रिसीवेबल्स की और प्री पेमेंट्स की, इन तीनों के अमाउंट माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम कैश रेशो में लिखेंगे, और जो हमारा करंट लाइबिलिटी है वो तो एज इट इज नीचे इसी तरह रहेगी। जिस तरह हम 2023 का फाइंड आउट करेंगे इसी तरह हम 2024 का भी करंट रेशो, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। करने के बाद फिर वही हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। हम कंपेयर करेंगे कि 2023 में हमारी करंट रेशो कैसी थी, 2024 में 23 में क्विक रेशो कैसी थी, कैश रेशो कैसी थी, वर्किंग कैपिटल कैसा था। फिर हम उसको 2023 और 2024 के साथ उसी तरह हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद फिर हम उसको उसकी परसेंटेज भी बताएंगे कि कितने परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 22 के चैप्टर 6 के। और उसके अलावा जो रिपोर्ट है वो भी सेम एज इट इज इधर ही इस तरह ही परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। क्योंकि रिपोर्ट ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई नहीं पड़ी हुई मेरे पास, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता। बाकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम इसी तरह आप परफॉर्म करके देखिए, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए हर चीज़ गिवन है रिपोर्ट में, ठीक है। करंट एसेट भी गिवन है, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, स्टॉक भी गिवन है। एक होना कि चीज़ मिल रही नहीं है तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें दो चीज़ें इकट्ठी हैं, यानी रिसीवेबल्स और प्री पेमेंट्स इकट्ठी दी हुई हैं, फिर इसका बेसिक मतलब ये है, और ना उन्होंने 7% बताई है कि यानी फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपये अमाउंट दी हुई है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा हुआ है कि प्री पेमेंट्स एंड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1 लाख। अब आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि प्री पेमेंट्स और रिसीवेबल की कितनी कितनी अमाउंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजन बनती है। लेकिन अगर सोचने की बात है तो एक सिंपल सा बिल्कुल यानी ये कॉन्सेप्ट है। जब उन्होंने कोई रेशो ही नहीं दी, कोई परसेंटेज ही नहीं दी हुई कि इसमें से इतने परसेंट ये रिसीवेबल है और इसने इतने परसेंट प्री पेमेंट्स, तो इसका मतलब यही है कि दोनों इक्वल अमाउंट पे बेस करती हैं, ठीक है। यानी फिर 50-50 हज़ार दोनों की अमाउंट है। अगर
नहीं तो फिर वो ऐसा करेंगे कि अगर प्री पेमेंट्स और रिसीवेबल इकट्ठा देते हैं तो 7% भी देंगे कि इतने परसेंट रिसीवेबल है और इतने परसेंट प्री पेमेंट्स है, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। क्योंकि ऐसे तो नहीं ना होगा कि जब हमें बताया ही नहीं गया है कि इतने परसेंट है या नहीं है, अगर नहीं बताया गया हो तो एज यूजुअल हम यही समझेंगे कि दोनों की इक्वल अमाउंट है। अगर परसेंटेज साथ दी होगी तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये इतने परसेंट है तो ये इतने परसेंट है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 22 है सेम एज इट इज़ चीज़ें यही हैं, सारा डाटा गिवन है, बस आपने वो रेशोज़ को फाइंड करना है, एनालिटिकल टेबल बनाना है, ठीक है, और बता देना है कि फेवरेबल क्यों था, अनफेवरेबल क्यों है, अगर फेवरेबल कहा है तो किस वजह से कहा है, वो रीज़न भी आपने साथ साथ मैंशन कर देनी है।